तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो हम हिंदी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए पटवारी परीक्षा 2022 के लिए हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या जाती है, वो है आपकी संधि। संधि का अर्थ यहाँ ज्वाइनिंग से है, या आप कह सकते हैं यहाँ जो जोड़ है, आप जो निशान लगाते हैं उसके अक्षरों के योग से है। यहाँ संधि का अर्थ जोड़ या योग ही होता है। हिंदी में हम देखें तो व्याकरण का अधिकांश हिस्सा संस्कृत भाषा से लिया गया है। यदि हम शब्द रचना की बात करें तो शब्द रचना में किसी भी व्याकरण या किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने में, खासकर हिंदी के बारे में, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये तो वाक्यों की रचना थी। लेकिन जब हम शब्द की रचना बारे में बात करते हैं तो यहाँ उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब से यानी आपके हिंदी की शब्दों की रचना होती है। सबसे पहले हम जानेंगे संधि। संधि कितनी होती हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि कैसे बनाई जा सकती हैं, और जैसे संधियां 3 प्रकार की होती हैं तो वो तीनों प्रकार जानेंगे। उन तीनों प्रकार में तीनों संधियों के जो टाइप हैं, खासकर स्वर संधि के, उसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा, पटवारी परीक्षा में 2017 में जिस तरह के प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। लगातार हम आपकी जो क्लास है इसमें इन सभी प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर हिंदी में सबसे पहले संधि। यहाँ संधि को जानने के लिए हमें कुछ कंटेंट या कुछ विषय वस्तु को जानना आवश्यक है, तो वो आपको बीच बीच में निश्चित तौर पर सलाह या मार्गदर्शन मिलता रहेगा। सो यहाँ पर हम जानेंगे संधि। संधि, ये आप पढ़ रहे हैं, ये पटवारी परीक्षा 2022 के लिए है। पटवारी 2022, इसमें सबसे पहले जानेंगे इसका अर्थ। जो संधि का अर्थ है वह योग होता है। योग अर्थात जोड़ना। तो यहां संधि का अर्थ योग अर्थात जोड़ना। तो यहां संधि के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला जो प्रकार है संधि का, वो है स्वर संधि। दूसरा जो प्रकार है वो है व्यंजन संधि। और तीसरा जो प्रकार है वो है विसर्ग संधि। तो हम जानेंगे कि स्वर संधि किस प्रकार बनाई जाती है, कैसे बनती है, और उसको बनाने के लिए हमें किन किन नियमों को जानना आवश्यक है। तो हम उन नियमों के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ या हम फिर भी उसको रिफ्रेश या उसको पुनर्जीवित करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है स्वर संधि। स्वर संधि, इसकी परिभाषा या अर्थ, यदि स्वरों का मेल स्वरों से होने पर जो विकार
जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप स्वर संधि के प्रकार यहां देखेंगे, यदि हम यहां और देखते हैं तो हम ये जो रिपीटेशन है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप चाहें तो इस लाइन को ना भी लिखें, क्योंकि जो मीनिंग है वो इतने में भी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यदि आप नवागत विद्यार्थी हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अपने शब्दों में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां यदि हम स्वर संधि की परिभाषा की बात करें, ये ठीक है, लेकिन इसके बाद अब स्वर संधि के जो प्रकार हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां स्वर संधि के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वर संधि के जो प्रकार हैं, देखिए, तो यहां सबसे पहले आपको जानना जरूरी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा आपको जानना जरूरी है गुण संधि। तीसरा जो प्रकार है इसका वृद्धि संधि। और चौथा जो प्रकार है यण संधि। सो बच्चों, ज्यादातर इसमें स्वरों का यदि हम ध्यान रखें तो हमसे ये बन जाएंगे। और पांचवा जो प्रकार है वो है अयादि अयादि संधि। तो आप देखेंगे इनमें से सबसे पहली जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। यहां पर हम इनके एक एक दो दो उदाहरण भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यदि हम देखें तो इसमें जिस संधि के बारे में हम बात करेंगे वो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। तो यहां सबसे पहले बच्चों हम जिस संधि के बारे में बात कर रहे हैं वह दीर्घ संधि। तो पहले इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जहां से उसका जो नियम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। सो यहां पर सबसे पहले यदि आप देखें तो दीर्घ संधि का एक उदाहरण हम यहां लेंगे। तो यहां पर देखें, हमसे पूछा जाएगा जो ये शब्द है हिमालय, ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा? तो हमसे पटवारी परीक्षा में पूछा जाता है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विच्छेद। बच्चों इसको क्या बोलेंगे? विच्छेद। ये अलग होने को ही हम विच्छेद कहते हैं। आपने सुना भी होगा जब शादी के बाद लोग कभी कभी आप सुनते हैं तलाक जैसे शब्दों को, तो उसका मतलब भी क्या है? संबंध विच्छेद हो रहा है वह। तो यहां पर एक तरह से ये जो शब्द है इसके बीच में क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है, यानी ये भी अलग हो रहा है, विच्छेद हो रहा है। तो इसका मतलब है जब विच्छेद होता है तो बीच में ये चिन्ह आएगा, जिसे आप प्लस करते हैं, ये संधि अर्थात जोड़ने का निशान है। तो हिम धन आलय। अब यहां पर जो अंतर आ रहा है संधि करने पर बच्चों, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर आने वाला है वो आप देखते हैं यहां पर। आप देखिए
ये जो मा था और ये जो आ है, तो यहां पर जो चूंकि व्यंजनों में बिना स्वरों की सहायता के तो नहीं बनते हैं, तो यहां व्यंजन में एक तरह से आ का उच्चारण है, या अर्थात मां के साथ में आ का उच्चारण पहले से शामिल है। तो हम यहां मां अर्थात ये आ यहां उच्चारित है, और इसके साथ में ये आ और ये दूसरा बड़ा आ यहां शामिल है। तो हम यहां जानते हैं इन दोनों को मिलाकर एक जो शब्द नया बन रहा है अर्थात बड़ा मां, जिसमें उच्चारण छिपा है बड़ा आ का। तो ये जो बच्चों संधि है, ये संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। हमें इसमें ये जानकारी और ये हमें मालूम चला कि यदि स्वर चाहे छोटा हो या बड़ा, अर्थात छोटा हो, छोटा आ या बड़ा आ, तो यहां हम नियम भी इसी से बन जाएगा कि छोटा और छोटा मिलकर भी यदि दीर्घ संधि होगी तो वहां क्या बनेगा? बड़ा आ। छोटा मिलकर भी दोनों क्या करेंगे? बड़ा आ का निर्माण करेंगे। तो पहला नियम तो यह ध्यान रखना है बच्चों आप, ठीक है। अब चूंकि हिमालय में आपने देखा ये दूसरा वाला नियम, यहां पर दूसरे वाले नियम की बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर छोटा आ के साथ में यदि आपके साथ सामने बड़ा आ जाए तो भी ये किसका निर्माण करेगा? बड़ा आ का, चूंकि ये नियम के क्या कहता है? दीर्घ संधि का, यानी वह बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बड़ा हो रहा है। तीसरा इसका नियम है हम बच्चों आगे ले सकते हैं वृद्धि संधि का। तीसरा नियम हम ले रहे हैं, तो हम यहां वृद्धि संधि के बारे में जान रहे हैं। तो पहला नियम था, आपने जैसे वहां देखा, छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनते हैं? दोनों बड़ा आ का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा नियम आपने देखा, छोटा आ प्लस बड़ा आ का निर्माण, तो दोनों मिलकर क्या निर्माण करेंगे? बड़ा आ का। तीसरा नियम आपने देखा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, या छोटा आ भी कह सकते हैं हम पहले, तो छोटा आ भी, दोनों निर्माण क्या करेंगे? बड़ा आ का। और इसका चौथा जो नियम कहता है वो है बड़ा आ के साथ में बड़ा आ भी आने पर इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे? बड़ा। तो हमने जाना कि इसमें वृद्धि संधि में चाहे छोटा आ हो या बड़ा हो, लेकिन यहां बच्चों एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप अपना जो कमेंट्स है उसमें ये, यदि आपको किसी भी इस तरह की वृद्धि संधि का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है और वो पटवारी परीक्षा में कभी भी आपसे पूछा गया हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर भी लिख सकते हैं, तो वहां भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो यहां पर बच्चों आपने देखा कि वृद्धि संधि के अंदर यानी सभी जगह आपने स्वरों को बड़ा होते हुए अर्थात बढ़ते हुए देखा, या वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। सो बच्चों यानी छोटा स्वर है वो भी जाकर बढ़ रहा है। एक बात जो है बच्चों आपको ध्यान रखनी है, वो नियम ये है, इसमें सजातीय स्वर जो है होते हैं, ये नियम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो वृद्धि हो रही है वो किसमें हो रही है? सजातीय स्वर में, अर्थात आ का आ के साथ संबंध है बच्चों। तो ये जो छोटा और बड़ा आप देख रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं? सजातीय स्वर है, अर्थात छोटी और छेटी दोनों सजातीय स्वर होंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों सजातीय स्वर होंगे। यहां बच्चों सजातीय स्वरों को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी सजातीय स्वर हैं तो आप यहां, चूंकि एक जगह ये जहां डाउट बनाता है वृद्धि के बाद, तो उसको आप ध्यान रखेंगे खासकर दीर्घ के अंदर। तो बच्चों उसमें हम जानेंगे, तो इसमें सॉरी ऊपर जो है आपने दीर्घ संधि,
दीर्घ संधि के अंदर, यानी उसको हमें ध्यान रखना है, ये वृद्धि नहीं था, दीर्घ। सो दीर्घ संधि के अंदर आपने देखा कि छोटा स्वर आगे चल के बड़ा हो जाता है, जबकि यही चीज यदि हम वृद्धि संधि के अंदर देखें बच्चों, तो वहां विजातीय स्वर होंगे। सो वो जो डाउट है वो वहां जाके बनता है। सो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी होगी यहां। तो यहां पर बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे देखते हैं। अब जैसे आपने दीर्घ संधि के कुछ अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, हम दीर्घ संधि के कुछ अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। तो यहां हम एक कोई उदाहरण लेते हैं, विद्यालय। हिमालय आप ले चुके हैं, तो यहां पर देखिए विद्या धन आलय। तो यहां पर बच्चों देखें, ये देखिए बड़ा आ, हमने जैसे अभी जाना था थोड़ी देर पहले कि स्वर जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बने होते हैं। तो यहां पर ये बड़ा ऑलरेडी पहले से है और ये बड़ा दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, बड़ा। कैसे पता चला? चूंकि यहां पर आपने विद्यालय में देखें तो ये बड़ा बच्चों यहां पर एक दीर्घ स्वर व्यंजन के साथ है। तो इसका मतलब है यदि दोनों स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं जो कि दीर्घ होगा या बड़ा होगा। सो यहां बच्चों विद्यालय है। फिर एक और उदाहरण लेते हैं हम बच्चों, हम इसमें विद्यालय के बाद वो है देवालय। यदि देवालय के बारे में हम जाने तो यहां पर इसमें संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा, देव धन आलय, देव प्लस आलय। अर्थात सो बच्चों एक बात और यहां ध्यान रखने योग्य है, जब भी आप इन संधियों का प्रयोग करते हैं तो हिंदी भाषा में आपको संधि का ज्ञान है और आपको शब्दों का ज्ञान है, तो आपके लिए अर्थ निकालना सहज है। सो यहां पर यदि हम देखें, यदि जो बच्चे दूसरे अलग अलग देशों के हैं या दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हिंदी में अर्थ निकालना बहुत कठिन हो जाता है। सो यहां बच्चों यदि आपके पास संधि का ज्ञान है और संधि आप समझते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है यह निकालना कि देव धन आलय, अर्थात देव देवताओं का अर्थ यहाँ, देव का अर्थ यहाँ देवताओं से है, आलय का मतलब होता है रहने का स्थान। तो आपने एक शब्द था जो बहुत जुड़ा हुआ, लेकिन उसका अर्थ आपको मालूम नहीं था, लेकिन आपने जैसे विच्छेद किया उसका अर्थ निकाला तो देव धन आलय अर्थात देवताओं के रहने का स्थान। तो हमें संधि से हम उसके अर्थ के बारे में भी जान पाए। सो बच्चों यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं देव धन आलय, सो यहां पर छोटा आ एक स्वर के रूप में मौजूद है, यहां प्लस अपना निशान पहले से है और यहां बड़ा। तो इसका मतलब है ये दोनों जो छोटा आ और बड़ा मिलकर भी आप बच्चों देखेंगे बड़ा आ का निर्माण करता है। यहां पर देवालय में जो वाह है वो एक बड़ा अक्षर यानी बड़ा स्वर के तौर पर यहां सामने आता है। तो बच्चों हमने जाना कि दीर्घ संधि में कोई भी स्वर, खासकर सजातीय स्वर जाकर वहां क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों स्वर संधि में जो दीर्घ संधि है उसके बाद हम दूसरी संधि दूसरे नंबर पर उसके बारे में उसका अभ्यास करेंगे। सो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो संधि है दीर्घ संधि के बाद वो है गुण संधि। तो यहां पर हम बच्चों अगली जो संधि है तो हम इसमें लिख सकते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का जो पहला था वो थी दीर्घ, और जो दूसरी संधि है बच्चों वो कौन सी है, गुण संधि। सो यहां पर हम बच्चों गुण संधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुण संधि में अब हम देखते हैं तो हम बच्चों इसको अगले उसमें गुण संधि को लेकर चलते हैं। गुण संधि, ये गुण संधि हिस्सा है स्वर संधि का। सो बच्चों गुण संधि में इसके नियम हमें नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पहली बार ऐसा होगा कि आप YouTube पर ज्यादातर आपको पहले नियम मिलते हैं या फिर आपको कुछ एक आध एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, लेकिन यहां हम एक उदाहरण से ही
आपको नियम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको रटने की जरूरत नहीं आएगी, आप बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं। सो यहां पर बच्चों आपको सिर्फ नियम ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एक उदाहरण ध्यान रखना है जो कि एक शब्द है, वो भी 3 से 4 अक्षर का। सो ये बड़ा आसान है आपके लिए संधि को पहचानना। और वो भी बच्चों सबसे ज्यादा जो संधि में परेशानी आती है वो है स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के अंदर ही 5 अलग अलग टाइप हैं जिनमें बहुत माइनर डिफरेंस है, इसीलिए बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत साधारण सा अंतर आता है। सो मैं उस अंतर के बारे में आपको बताऊंगा यहां पर गुण संधि के बारे में। सो बच्चों सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, तो यहां पर देखिए, तो बच्चों एक उदाहरण हम कोई भी ले सकते हैं और वो उदाहरण आपके सामने ये है गुण संधि का। तो हम यहां देखते हैं, एक उदाहरण है आपके सामने बच्चों रमेश, दूसरा है आपके सामने मृगेंद्र। अब इनमें से हम किसी भी एक उदाहरण को लेते हैं तो हमें बड़े आसानी से इसके नियम के बारे में पता चल जाता है। एक और उदाहरण हम बच्चों ले सकते हैं इसमें, वो उदाहरण हो सकता है आपका मानवेंद्र। अब आप यहां बच्चों इन तीनों उदाहरण में यदि आप देखें तो आपके लिए बहुत आसान है और आप बड़े आसानी से इन उदाहरणों के माध्यम से नियम याद कर पाएंगे। सो यहां ये क्या है, ऑलरेडी संधि है, ये जुड़ा हुआ है। अब जो हम बनाएंगे वो पहले विच्छेद बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम बच्चों? विच्छेद बनाएंगे, विच्छेद। सो विच्छेद यहां पर आप जब बनाते हैं तो यहां क्या होगा बच्चों? रामाधन ईश। अब यहां बच्चों सबसे पहले देखिए, जिस नियम की हम बात कर रहे थे कि ऑलरेडी आप इन नियमों से परिचित हो जाएंगे। जैसे यहां पर आप देखिए तो ये मां के अंदर एक स्वर छिपा हुआ है जिसमें एक बड़ा आ है, और यहां पर बच्चों दूसरा जो बड़ी यू छिपी हुई है। इन दोनों को मिलाने पर आप देखते हैं कि एक नया स्वर या नया शब्द बन रहा है जिसमें आप लिखते हैं रमेश। तो यहां पर ये जो में है जिसमें आपकी आप देखते हैं आ और साथ में ई की मात्रा, दोनों को मिला के ए जो है इस तरीके का बन रहा है। तो इसे आप मां के ऊपर जब लगाएंगे तो ये बच्चों ऐसा ए के तौर पर जाएगा। सो हमें पता चला कि गुण संधि में, तो बच्चों एक बात जो आप बहुत स्पष्ट है, यहां पर आपने देखा कि ये जो स्वर हैं, होने के लिए ये स्वर हैं, दीर्घ संधि में भी स्वर थे, लेकिन बच्चों यहां पर जो स्वर है वो सजातीय नहीं है, सजातीय स्वर नहीं है बच्चों। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया जैसे कि यहां पर आ के साथ में ई का उच्चारण हुआ है या ई का जोड़ हुआ है, तो ये एक सजातीय स्वर नहीं है। कैसा है? विजातीय है। कैसे स्वर हैं बच्चों? विजातीय स्वर। सो आप इसमें विशेष तौर पर आप देखेंगे कि बच्चों विजातीय स्वर होते हैं इसमें, और साथ में गुण संधि के अंदर यानी छोटे से बड़े, इसमें भी एक तरह का शब्द आगे बढ़ता है, लेकिन यहां पर एक तरह से वो मात्राओं में जाके तब्दील हो रहा है। ठीक है। सो आप जानते हैं हिंदी में जो मात्राएं हैं उनकी संख्या कितनी है, टोटल आप स्वर जहां आप पढ़ते हैं वहां संख्या कितनी है स्वरों की। सो बच्चों ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं। सो मुझे यहां आपको थोड़ा स्वर संधि के बारे में, स्वरों से परिचय कराना जरूरी है। तो यहां बच्चों जो बच्चे इसमें स्वरों से परिचित नहीं है, सो मैं इसमें आपको अगले उदाहरण के पहले स्वरों से परिचित करा देता हूं। आप यहां देखिए, सबसे पहला स्वर है छोटा, दूसरा स्वर है बड़ा, तीसरा स्वर है छोटी, चौथा बड़ी, पांचवा छोटा ऊ और छठा बड़ा ऊ। इसके बाद ऋषि सातवां। इसके बाद बच्चों अब देखिए ए, आई, ओ, औ। ये बच्चों इनमें से देखें तो 3 और 4 7 आपके पास ये हैं और 4 ये है, तो टोटल संख्या कितनी है बच्चों? 11। अब कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर अम आहा कहां है,
तो अम आह बच्चों, जब आप स्वरों की कुल संख्या बताएं वहां पर आपको गिनना है, लेकिन यदि मुख्य स्वरों की संख्या देखें तो आपके पास यही 11 है। लेकिन बच्चों ये जो मात्रा में यूज किए जाते हैं वो सिर्फ 10 हैं। तो हम यहां बात कर रहे थे स्वरों की। तो इसमें बच्चों एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, मात्रा किसकी नहीं होती? सिर्फ आ की मात्रा नहीं होती है। यह बहुत कमाल का प्रश्न है बच्चों कि सिर्फ आ एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है। बाकी जो आप बार खड़ी पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं अम आह जहां शामिल होते हैं तो वहां पर वैसे टोटल स्वरों की संख्या आपकी 13 हो रही है, लेकिन वहां पर भी आप 12 खड़ी पढ़ते हैं, यानी एक की मात्रा वहां कम होती है। ठीक है, सो इसका मतलब है अब यहां जैसे आपने देखा मात्राओं की संख्या, लेकिन यहां वैधानिक तौर पर जो कि ऑफिशियल, यदि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑफिशियल जो मात्रा है वो सिर्फ 10 ही है, और स्वरों की जो संख्या है जो ऑफिशियल है, जो कि मुख्य रूप से है, वो 11 ही है। अम और आह जो बच्चों होते हैं वो आह अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि जो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, उन दोनों से भिन्न है। सो बच्चों यहां पर हम अगली जिसकी बात करेंगे वो है हमारे पास उदाहरण, और उदाहरण में हम अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों इसके बाद। तो यहां पर इसमें हम पहले इस उदाहरण को यहां से, कुछ उदाहरणों को यहां से हटा देते हैं। तो यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर देखिए अगला जो हम लेने वाले हैं वो है बच्चों इसमें मृगेंद्र। तो मृगेंद्र में क्या होगा जब हम इसका विच्छेद करेंगे? तो मृग धन इंद्र। सो यहां पर भी आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि आप देखेंगे तो यहां पर गा के साथ में आ का उच्चारण ऑलरेडी शामिल है। यहां पर अब जब आ शामिल है और यहां पर ई शामिल है तो आ और ई मिलकर भी बच्चों क्या बनाते हैं? तो यहां पर देखिएगा मृगेंद्र, एक मात्रा जो कि आपकी एक ही मात्रा हो सकती है। सो यहां आधुनिक संस्कृत के अनुसार यदि आप कुछ जगह देखेंगे तो कई जगह बच्चों, यदि हम देखेंगे तो कई जगह बच्चों सिर्फ ये एक मात्रा के तौर पर ए भी इस्तेमाल करते हैं आधुनिक हिंदी में, जबकि पहले आपने जब पढ़ा था तो आपने कुछ इस तरीके का पढ़ा था, इसके ऊपर एक मात्रा थी और इसके ऊपर दो मात्राएं आपने पढ़ी थी। तो यहां बच्चों हम इसको भी यूज कर सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, क्योंकि ये स्पष्ट है कि आधुनिक हिंदी में सिर्फ अभी जो आधुनिक हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है सभी जगह और सभी ज्यादातर संस्थाओं ने इसको इसी क्रम में लिखा है बच्चों कि यहाँ ए पर कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन जो आई है उसके ऊपर एक मात्रा होगी। सो यहाँ बच्चों जो मृगेंद्र है वो एक मात्रा को रिप्रेजेंट करता है यहाँ। सो हम यहाँ मृगेंद्र को लिख देते हैं। तो बच्चों देखेंगे यहां पर मृगेंद्र जो है, मृगेंद्र में एक मात्रा है बच्चों। तो ये दूसरा उदाहरण आपके मृगेंद्र का था। अब हम बच्चों इसी संधि का यानी गुण संधि का एक और उदाहरण लेते हैं, जो कि स्वर संधि का ही एक प्रकार है गुण संधि, उसका एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों हम इसमें एक बार सीखने के बाद उदाहरण हम फिर कितने भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक संधि उसका एक उदाहरण आपको उससे अनेकों प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। सो यहां हम बिना देर गवाए यहां इसको आगे देखते हैं। सो यहां पर बच्चों हम तीसरा वाला जो उदाहरण है इसको लेते हैं और इसमें हम थोड़ी सी जगह बनाने के लिए यहां पर बच्चों अगला जो है ये आप क्लियर रखिएगा बच्चों, ये डाउट मत बनाइएगा। इसमें अगला जो है वो है बच्चों यहां पर मानवेंद्र। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप हिंदी के व्याकरण जानने के बाद आप हिंदी में शब्दों का अर्थ सहज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों खासकर मानवेंद्र, तो यहां पर आप देखें मानव धन इंद्र। सो यहां पर जब आप विच्छेद करते हैं बच्चों, तो विच्छेद करने में आप यहां पर देखेंगे कि ये जो है आ का उच्चारण कर रहे हैं अर्थात वा के अंदर, और ये छोटा आई पहले से है। इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास जो है मानवेंद्र बनता है। तो आप बच्चों यहां पर देखेंगे कि ऊपर जो मात्रा है वा के ऊपर ये वाली, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक मात्रा को।
तो आप देखते हैं इन दोनों को मिलाने पर जो बनता है वो एक मात्रा है, और जो कि वो ये है। तो बच्चों, हमने जाना कि गुण संधि में एक तरह से विजातीय स्वर होना जरूरी है, अर्थात विजातीय स्वर भी मिलकर क्या बनाते हैं, स्वर की मात्राएं बनाते हैं। विशेष तौर पर मात्राओं के साथ में हम एक बात और ध्यान रखते हैं कि इसमें वह तब्दीली जब भी होगी तो वो ज्यादातर मात्राओं के तौर पर होगी, अर्थात वो ए आई ओ औ के तौर पर तब्दीली होगी। सो यहाँ ए आई विशेष तौर पर हम बात करेंगे, ओ औ की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ओ औ अयादी संधि में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सो यहां पर बच्चों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे वो है ए आई। अब इसके बाद बच्चों जो है ये दूसरी संधि थी आपकी स्वर संधि की। इसके बाद बच्चों हम तीसरी संधि के बारे में जानते हैं, स्वर संधि की। सो बच्चों तीसरी जो स्वर संधि है, यदि हम उसके बारे में बात करें तो उसमें विशेष तौर पर यदि आप देखेंगे तो बच्चों तीसरी जो संधि है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपकी वृद्धि संधि। तो पहले हमें इससे आगे जाना होगा। सो हम यहां बच्चों पहले लिखेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि में जो प्रकार है वो इसी का एक प्रकार है, वो क्या है, तीसरा वृद्धि संधि। तो यहां पर बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि में क्या अंतर होता है। तो यहां पर बच्चों हम वृद्धि संधि का एक उदाहरण से हम जानेंगे कि इसमें क्या चेंजेस किए जाते हैं। सो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कैसी वृद्धि होती है और किस तरह की वृद्धि होती है। सो इसमें बच्चों जैसे हम इसमें कोई ऐसे दो उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण इसके हैं एकैक। एकैक एक उदाहरण है। हम बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं इसी का, चूंकि कम से कम दो उदाहरण हम याद कर सकते हैं। सो इसमें दूसरा उदाहरण बच्चों हम कोई भी ले सकते हैं, और वो है परमोजस्वी। तो इसमें परमोजस्वी, सो यहां पर बच्चों परमोजस्वी जो है, अब इन दोनों उदाहरण से हम बच्चों इसके पूरे नियम को समझ जाएंगे। सो हम इसमें से हमें नाम के लिए एक दो जरूर आपको याद रखने पड़ेंगे। सो यहां पर बच्चों देखेंगे हम इसका विच्छेद करेंगे। सो इसमें विच्छेद जब हम करेंगे तो सबसे पहले बच्चों देखिए इसमें वृद्धि के अंदर इसका अलग अलग विच्छेद करना, मतलब अलग अलग करना। सो यहां पर बच्चों विच्छेद में आप जब अलग अलग करते हैं तो एक धन एक, अंतर साफ दिख रहा है अभी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये आपको स्पष्ट हो। यहां पर देखिए का के साथ आ का उच्चारण है, और यहां ए के साथ ऑलरेडी ए ही है, लेकिन ये बच्चों जो है मात्रा में तब्दील हो रहे हैं। दो मात्रा है जो कि आप इसमें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी आधुनिक हिंदी में या हम यहां पर रख सकते हैं एक मात्रा। ठीक है, सो ये अभी इस्तेमाल नहीं होता, अभी ये वाला इस्तेमाल होता है आधुनिक हिंदी में। सो बच्चों आपने देखा कि यदि यहां पर एक मात्रा इस्तेमाल हो रही हैं, वो यानी कि दोनों मात्राओं के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, सो यहां जो चेंजेस आया वो एकैक में दो मात्राओं का चेंजेस आया, जबकि यहां विच्छेद करने पर आपने देखा कि वो मात्रा नहीं है। सो इसमें जैसे इसका नाम है वृद्धि संधि, तो तीनों का डिफरेंस आपको अभी तक ध्यान में है। जहां दीर्घ में स्वर सजातीय थे, क्लियर था, वो बड़े हो रहे थे। दूसरी बात, जहां वृद्धि के अंदर अब आप देख रहे हैं कि इसमें भी सजातीय नहीं है, विजातीय है, लेकिन इसमें जो मात्रा है वो वृद्धि हो रही है, यानी एक मात्रा नहीं है, इसमें एक से दो हो रही है। ठीक है, इसमें जबकि हमने यण संधि के अंदर पढ़ा है, सॉरी गुण संधि के अंदर, वहां आपकी मात्रा एक हो रही थी, अर्थात वो विजातीय जरूर थे लेकिन एक मात्रा थी। यहां पर हमने देखा कि दो मात्राएं हो रही हैं। सो यहां पर बच्चों अगला जो हम लेके चलेंगे वो है परमोजस्वी। सो इसका यदि हम विच्छेद करते हैं, सो इसमें देखिए पहले विच्छेद करते हैं इसका। सो यहां पर बच्चों परमोजस्वी का कैसे बनाएंगे हम, इसका विच्छेद करेंगे, परम
धन ओजस्वी। तो यदि बच्चों हम इसकी बात करेंगे तो जब इसका आप विच्छेद करके इससे निकालेंगे शब्दों को, तो ये जो मां है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आ को। और ये बच्चों यहां पर आ के साथ में किसका उच्चारण हो रहा है? ओ का। यानी आ और ओ मिलकर औ का उच्चारण कर रहे हैं। तो आपने एक बच्चों जो विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि एक मात्राओं से दो मात्राओं में तब्दील हो जा रहा है वृद्धि संधि के अंदर, यानी कि इसमें वृद्धि हो रही है मात्राओं की। सो हमने जाना बच्चों अभी तक स्वर संधि में स्वर संधि का तीसरा प्रकार। पहला जो प्रकार था वो वृद्धि संधि था, दूसरा जो प्रकार था वो गुण संधि, और तीसरा जो प्रकार है बच्चों वो कौन सा है? वृद्धि संधि। अब हम जानेंगे बच्चों चौथा जो प्रकार है वो यण संधि। यण संधि के अंदर बहुत साधारण नियम है, उसको जानने के पहले हम कुछ चीजें जानते हैं। आइए, यण संधि में बच्चों यहां पर सिर्फ आपको विशेष तौर पर जो ध्यान रखना है उसका देखते हैं क्या है नियम। देखिए, तो इसमें बच्चों हम आगे बढ़े उससे पहले हमें यहां लिखना होगा स्वर संधि। और प्रकार कौन सा है स्वर संधि का बच्चों? ये एक चौथा प्रकार है। सो स्वर संधि का जो चौथा प्रकार है उसका नाम है यण संधि। ये ऐसा पहली बार होगा बच्चों कि मात्र आधा घंटे क्या, आप पूरे 5 मिनट के अंदर इस पूरे वीडियो को देखकर आप बड़े आसानी से स्वर संधि के जितने प्रकार हैं उन सभी को बड़े आसानी से कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आप में से सभी लोग इसमें जो भी डाउट है उसे आप कमेंट्स में पूछेंगे, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। सो इसमें बच्चों अगला जो है वो यण संधि है। सो यण संधि में यदि आप देखें बच्चों तो हम इसमें दो उदाहरण लेते हैं। इसमें देखें हम यण संधि के अंदर वो है बच्चों, वो कौन सा उदाहरण है आइए देखें। तो इसमें हम लेते हैं इत्यादि, एक उदाहरण है। उदाहरण में एक इत्यादि हम ले सकते हैं। इत्यादि को हम पहले देख लेते हैं, इससे हम उसके नियम को निकालते हैं जिससे आप बड़े आसानी से बना लें। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले इसका विच्छेद करते हैं। सो विच्छेद में क्या होता है बच्चों? इति धन आदि। तो यहां पर बच्चों आप जानते हैं कि इति धन आदि, तो यहां ये जो ती है अर्थात यहां छोटी ई का उच्चारण है और यहां पर जो आ है ये बड़ा आ है। लेकिन आपने इन दोनों में एक बच्चों जो ध्यान रखने वाली बात है, ये पहला अक्षर क्या है? यण। यण में पहला अक्षर या है, तो ये जो संधि है वो तब्दील हो रही है या में। और इसीलिए आपने देखा ये यदि छोटा है और ये छोटी है और ये छोटा होता तो छोटा या रहता, यदि बच्चों ये बड़ा है तो यहां बड़ा आ हो जाएगा। ये विशेष बात है बच्चों जो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। इसमें यदि यहां पर एक और नियम है, यदि यहां पर बड़ी ई रहती और यहां पर बड़ा आ रहता बच्चों, तो भी ये कन्वर्ट किस में हो जाता? बड़ा या में। यदि बच्चों छोटा ऊ होता यहां और छोटा ऊ के साथ में यदि यहां आ होता, तो इसका मतलब है बच्चों ये उसमें तब्दील हो जाता छोटा यू में। यदि बच्चों ये ई के साथ में ऊ होता तो भी ये तब्दील होता यू के अंदर। यदि ये बड़ी ई में होता और ये बड़ा ऊ होता तो ये बच्चों तब्दील हो जाता बड़ा ऊ के अंदर, जिसे आप या के अंदर संप्रेषित करते हैं यू के अंदर। तो इसीलिए बच्चों यहां पर विशेष तौर पर आपको जो नियम ध्यान रखना है वो या का ये ध्यान रखना है कि उसके साथ किस तरह की मात्रा जोड़ी जा रही है। जिस तरह की बच्चों मात्राएं जोड़ी जाती हैं उसी तरह या अपना स्वरूप लेता है। सो इसमें हमने जाना बच्चों कि यण संधि में इत्यादि में जो बड़ा या है उसमें यहां पर भी बच्चों एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो यण संधि में भी ये जो स्वर हैं इनका भी जो आपस में मिलन है वो विजातीय है, अर्थात सजातीय स्वर यहां पर भी नहीं है। सो अभी तक हमने जाना स्वर संधि बहुत संक्षिप्त में बच्चों, चूंकि बड़े आसानी से मैं चाहता हूं
कि आप संधि में से एक भी प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में जिसमें भी आपके संधि शामिल है वह शेष ना रहे। और यदि किसी भी जगह आया है कोई भी प्रश्न संधि से, सो आप इसमें, मैं आपके सामने अभी स्वर संधि के बारे में बात कर रहा हूं, सो स्वर संधि से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका हो जरूर उसे शेयर करें। इसमें बच्चों अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, देखिए। सो इसमें बच्चों हम अगला जो है उसके बारे में, स्वर संधि का अगला जो प्रकार है बच्चों वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर संधि। तो इसमें बच्चों जो स्वर संधि का जो अगला प्रकार है उसमें देखिए पांचवा जो है वो कौन सा है, अयादि संधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, अयादि संधि। इसमें हम आपको किसी भी नियम और दायरे में नहीं बांध रहे हैं, मात्र एक या दो उदाहरण से आपकी पूरे संधि के टॉपिक को क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें हम विशेष तौर पर आपको ये कोशिश करने की कहेंगे कि आप सिर्फ एक संधि का एक उदाहरण याद रखें, बहुत ज्यादा नहीं, एक संधि का एक। और यदि किसी जगह जहां नियमों की संख्या ज्यादा है, जैसे यहां पर हम बात करें अयादि के अंदर, तो अयादि के अंदर जो संधि है सो उसमें आपको विशेष तौर पर बच्चों 3 से 4 आप उदाहरण याद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन एक दो साधारण नियमों में अंतर है। इसलिए बच्चों हम यहां पर कुछ उदाहरण लेते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें बच्चों हम एक उदाहरण लेते हैं, वो उदाहरण है आपका संधि का पवन। तो इसमें बच्चों जैसे ही आप पवन को विच्छेद करेंगे, सो हम यहां विच्छेद करते हैं इसको, चलिए देखते हैं विच्छेद करने पर इसमें क्या आता है। तो यहां पर बच्चों आगे यदि हम बात करें संधि विच्छेद जैसे ही करेंगे सो इसका अर्थ भी हमें मालूम चलता है, लेकिन यहां पर हम पहले इसका विच्छेद करके देखते हैं। तो विच्छेद करने में आपने देखा यहां पर क्या होगा, पो धन अन। तो यहां पर अब यदि बच्चों इस तरह का यदि आप देखें तो ये क्या कर रहा है यहां पर, खासकर अयादि में, तो आप देखेंगे तो ये जो है ओ का उच्चारण दे रहा है यहां पे, और साथ में ये आ है। तो यहां पर एक नियम है कि यदि आय संधि में सिर्फ 4 जो नियम है वो ध्यान रखना है, आय, आय और अब, आव। बस ये 4 आपके नियम ही, यानी ये 4 तरह के उदाहरण भी आपको क्लियर रखेंगे। सो इसमें उदाहरण हम एक इसका ले सकते हैं और एक इसका ले सकते हैं, हमें बड़े आसानी से ये याद रह सकता है। सो इसमें बच्चों आपने देखा जैसे ही आप पब अन का यहां इस्तेमाल करते हैं पो धन अन में, तो यहां पो धन अन इसलिए क्योंकि यहां आय शब्द का उच्चारण हो रहा है, पो वान। सो यहां पव धन अन इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या पो धन अन कर रहे हैं, तो यहां पर ये कई बार विच्छेद के तौर पर आ चुका है। सो यहां पर बच्चों आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसके बाद बच्चों इसमें यदि हम देखें पो धन अन के अलावा नयन के बारे में भी देख सकते हैं। तो यहां बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हम देखें नयन, सो नयन का संधि विच्छेदी बच्चों क्या होगा, ने धन अन। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, चूंकि यहां ने जो है, ने किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ए का, और यहां आ किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, आ का। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहां, आए। कैसे पता चला, तो मैं यहां इसको विच्छेद कर रहा हूं, ना प्लस आए प्लस अन। आप इसको बच्चों बहुत धीरे धीरे बोलकर देखिएगा, इतने अकेले शब्द को, ना आयन नयन। तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आय में कहां अंतर आता है। सो क्लियर है बच्चों, इस तरह आप अयादि संधि को, तो ये होती है आपकी बच्चों स्वर संधि और स्वर संधि के संपूर्ण प्रकार। ये 5 संधियां आपने स्वर संधि के आज आपने जाने, और इसके आगे जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों वो है आपकी व्यंजन संधि। तो उसके लिए देखते रहिए। ओके।